हेलो दोस्तों, मैं आपका आपके अपने चैनल पढ़ाकू योद्धा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा परिवहन तंत्र का अंतिम वीडियो बाकी था और कुछ कुछ बातें हम लोगों को करनी हैं और बाकी सारी बातें हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक दे दूंगा अपने कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा बाकी था रक्त का आधान, है ना। रक्त का आधान बाकी था, रुधिर दाब वगैरह बाकी था। और मैं आपको आज ये भी बताऊंगा ब्लड ग्रुप के बारे में। और कभी कभी प्रश्न ऐसे बन जाते हैं कि अगर माता का ब्लड ग्रुप ए है और पिता का ब्लड ग्रुप बी है तो संतान ए बी ग्रुप, है ना, ब्लड ग्रुप वाला होने की संभावना कितनी है। ऐसे टाइप का जब प्रश्न बनता है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे ये भी हम लोग देखेंगे। और कौन सा ब्लड ग्रुप वाला कौन कौन से ब्लड ग्रुप वाले को रक्त दे सकता है, रक्त ले सकता है, ऐसी बातें भी हम लोग आज करेंगे दोस्तों। तो आज हम लोग अब आगे शुरू करते हैं दोस्तों। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको अच्छी लगे बातें तो लाइक कीजिएगा दोस्तों। और सबसे पहले हम लोग मनुष्य के रुधिर वर्ग मतलब ब्लड ग्रुप से शुरू करेंगे, क्योंकि इसी को समझने के बाद आपको मानव में रक्त का आधान भी समझ में आएगा और बाकी बातें भी समझ में आने वाली हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग मनुष्य के रुधिर वर्ग के बारे में शुरू करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें कि रुधिर वर्ग की खोज किसने की दोस्तों, है ना। ये बार बार आपसे पूछा जाता है कि कार्ल लैंडस्टीनर ने रुधिर वर्ग की खोज की। दोस्तों, आपको दिख रहा होगा कि ये जो अच्छे से लिखा नहीं है तो मैंने आपके लिए लिख दिया है कार्ल लैंडस्टीनर। और इन्होंने ही दोस्तों ब्लड ग्रुप की खोज की, मनुष्य के रुधिर वर्ग की खोज की। ठीक है, या इसी को क्या बोलते हैं, रक्त समूह। ठीक है दोस्तों, सन 1900 की बात है। कार्ल लैंडस्टीनर ने इसकी खोज की और बताया कि मनुष्यों का रुधिर समान न होकर क्या है, भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। तो बहुत सारी बातें इसमें लिखी हुई है दोस्तों, है ना। लेकिन मैं आपको उन्हीं बातों को सार में बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट हैं। मैं इसको पूरा पूरा नहीं पढ़ूंगा आपके सामने, ठीक है। मैंने आपके लिए लिख तो दिया है पूरा, लेकिन मैं आपको इम्पोर्टेंट बातें बताते चलूँगा। और अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो पूरा ज़रूर पढ़िएगा। एक बार पूरा पढ़ने से क्या होता है, माइंड डेवलप होता है कि किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। और अगर शाब्दिक प्रश्न बनाएं, जो आजकल बनाए जाते हैं कि 4-5 ऑप्शन दे देता है इसके बारे में और आपको सॉल्व करने को बोलता है, तो ऐसे में आप लोगों को फ़ायदा होगा। इसीलिए मैंने पूरा पूरा लगाया हुआ है। नहीं तो मैं छोटा शॉर्ट बना सकता था, लेकिन एसीएफ के पेपर में थोड़ा सा डीप पूछने की संभावना है, इसीलिए मैंने पूरा पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं महत्वपूर्ण बातों को आपको बताते जाता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों, होता क्या है, जो लाल रुधिर कणिकाएँ होती हैं मानव रक्त में, आपको पता ही होगा और पिछले वीडियो में मैं बता भी चुका हूँ। तो लाल रुधिर जो कणिकाएँ होती हैं उनके जो है बाहरी भाग में, ठीक है दोस्तों, अगर ये लाल रुधिर कणिका है तो उसके बाहरी भाग में ऐसे एंटीजन लटका होता है। क्या लटका होता है, एंटीजन लगा होता है या लटका होता है, ऐसा बोल सकते हैं। और ये एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है दोस्तों, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। और यही ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, क्या होता है, ब्लड ग्रुप का आधार होता है। और इसी ग्लाइकोप्रोटीन या एंटीजन के आधार पर हम लोग रक्त समूह को विभाजित करते हैं दोस्तों। ये है सबसे महत्वपूर्ण बात, ठीक है। तो अगर किसी का रुधिर वर्ग ए है ना, किसी का रुधिर वर्ग ए है तो एंटीजन क्या होगा, केवल ए होगा। और दोस्तों, मैं आपको बताऊं तो सामने इधर लिखा भी हुआ है एंटीजन एवं एंटीबॉडी। तो एंटीजन एवं एंटीबॉडी के बारे में क्या विशेष बात है, एंटीबॉडी क्या होता है, यह इतना लंबा चौड़ा तो आपको, है ना, मैं पढ़ के बताऊंगा तो टाइम भी लगेगा और आपको बोर भी हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको सार रूप में बताता हूं दोस्तों। एक्चुअली क्या होता है, जब कोई बाहरी शत्रु, है ना,
जब कोई बाहरी शत्रु का मतलब है हमारे शरीर में जैसे बैक्टीरिया वायरस वगैरह का प्रवेश होता है, तो हमारा शरीर क्या है, एक विशेष प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करता है उनसे लड़ने के लिए। ठीक है दोस्तों, जिसको क्या बोलते हैं, एंटीजन बोलते हैं, या हिंदी में बोलते हैं प्रतिजन। ठीक है, प्रतिजन। और होता क्या है कि एंटीजन के निर्माण के फलस्वरूप एंटीबॉडी, एक विशेष प्रकार का प्रोटीन और उत्पन्न हो जाता है बॉडी में। ठीक है, किसकी सहायता करने के लिए, एंटीजन की सहायता करने के लिए एक विशेष प्रकार का प्रोटीन और क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है हमारे शरीर में, जिसको क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो रुधिर वर्ग अगर ए है तो एंटीजन क्या होगा, केवल ए होगा, और उसके जस्ट विपरीत एंटीबॉडी केवल बी होता है। ठीक है, और अगर आपका रुधिर वर्ग बी है तो आपके में एंटीजन बी होगा। जैसा कि मैंने आपको बोला ही कि रुधिर वर्ग एंटीजन से ही, है ना, एंटीजन से ही क्या किया जाता है, उसको बताया जाता है कि अगर एंटीजन बी है तो क्या होगा, तो रुधिर वर्ग भी बी होगा, और उसके विपरीत एंटीबॉडी जो है केवल ए होगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी बात है। और अगर ए बी है ब्लड ग्रुप, इसका मतलब क्या है, उस रक्त में या उस व्यक्ति के रक्त में ए एवं बी दोनों प्रकार के एंटीजन उपलब्ध हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी बात है। और जब दोनों एंटीजन उपलब्ध होते हैं तो एंटीबॉडी नहीं होता है ना, तो उस रक्त में एंटीबॉडी अनुपस्थित होगा। और यही कारण है कि जो ए बी ग्रुप होता है ना दोस्तों, ए बी ग्रुप ये सर्वग्राही होता है। क्या होता है, सर्वग्राही बोलते हैं इसको। अगर आपसे प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि कौन सा रक्त ग्रुप या रक्त समूह सर्वग्राही होता है, तो आपको ऑप्शन में मिलेगा ए बी। ठीक है, ऑप्शन में ए बी मिलेगा। और ए बी क्यों लेता है, हर प्रकार के रक्त को ग्रहण क्यों कर सकता है ए बी ब्लड ग्रुप वाला, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का एंटीबॉडी नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से अगर आगे देखें हम लोग तो आपको दिखाई दे रहा होगा रुधिर वर्ग ओ, और ये जो है दोस्तों ये इतना बढ़िया रुधिर वर्ग है कि इसमें एक भी प्रकार के एंटीजन नहीं होते हैं। ठीक है, इसको किसी भी प्रकार के एंटीजन की आवश्यकता नहीं है इस रुधिर वर्ग को, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, जीरो ब्लड ग्रुप भी बोलते हैं दोस्तों इसी को, है ना। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। आज तक लोगों को सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप के बारे में पता था, है ना, लेकिन अगर पूछा जाए कि जीरो ब्लड ग्रुप क्या है और ऑप्शन में दे दे ए बी, है ना, और ए और बी और ओ, ऐसा तो बहुत सारे बच्चे नहीं बना पाएंगे क्योंकि पता नहीं होता है। जबकि ब्लड ग्रुप ओ जो है वही जो है क्या है, जीरो ब्लड ग्रुप है। और इसको जीरो ब्लड ग्रुप क्यों कहते हैं, क्योंकि एक भी प्रकार का इसमें एंटीजन उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो इस कारण से इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, जीरो ब्लड ग्रुप भी बोलते हैं ओ ब्लड ग्रुप को। और इसमें किसी भी प्रकार का एंटीजन या प्रतिजन नहीं है, इसी कारण से ये सर्वदाता होता है दोस्तों, है ना। क्या होता है, सर्वदाता होता है। मतलब इस प्रकार के ब्लड ग्रुप वाले रक्त समूह वाले व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार के ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को रक्त दिया जा सकता है, रक्त डोनेट किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, और इसमें किसी भी प्रकार का प्रतिजन नहीं होता है, इस कारण से इसमें दोनों प्रकार के एंटीबॉडी ए और बी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, और भी अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने सुना होगा, है ना, आपने ये सुना होगा कि ए निगेटिव भी होता है, ए पॉजिटिव भी होता है ना, ओ निगेटिव होता है, ओ पॉजिटिव होता है। यह कहाँ से आ गया, है ना। यहाँ तो ए पॉजिटिव है ना, ए निगेटिव तो यहाँ पर लिखा ही नहीं हुआ है और इसकी बात भी नहीं की गई है, लेकिन बाद में कैसे आ जाता है, तो बाद में दोस्तों RH फैक्टर की खोज हुई, RH फैक्टर की, है ना। तो RH फैक्टर क्या होता है, यह भी एक विशेष प्रकार का एंटीजन होता है दोस्तों, है ना, जो ए और बी से अलग होता है। और कार्ल लैंडस्टीनर ने 1940 ईस्वी में विनर के साथ मिलकर इसकी खोज की। ठीक है, यह भी पूछा जाता है ना, सन भी याद रखिएगा
कभी कभी सन भी पूछा जाता है, क्योंकि बड़ी दुर्घटना हो गई थी उस समय। क्योंकि क्या हो रहा था कि ए मान लो कि बात कोई ब्लड ग्रुप है ए वाला, है ना, और ए वाले को ही चढ़ाया गया है, फिर भी क्या हो रहा था कि व्यक्तियों की मृत्यु हो जा रही थी, तो समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे मृत्यु हो रही है। तो फिर कार्ल लैंडस्टीनर और विनर ने बहुत खोज की, और फिर बाद में पता चला कि एक विशेष प्रकार का एंटीजन और होता है ब्लड ग्रुप में, जो अगर है ना, जो एंटीजन अगर ब्लड ग्रुप में है तो उसको पॉजिटिव में लिया जाता है, जैसे ए पॉजिटिव, और अगर नहीं है तो उसको क्या लिया जाता है, निगेटिव में। तो ए निगेटिव, है ना, तो हो क्या रहा था कि जैसे ए निगेटिव वाले ब्लड ग्रुप को ए पॉजिटिव वाले ब्लड ग्रुप में चढ़ाया जा रहा था, तो व्यक्तियों की मृत्यु हो जा रही थी, क्योंकि अलग अलग हो गया ना, एक एंटीजन क्या हो गया, विपरीत हो गया, जो है ही नहीं सामने वाले में, ऐसा एंटीजन उसमें चले जा रहा है शरीर में। तो ए पॉजिटिव वाले ब्लड ग्रुप को ए निगेटिव वाले ब्लड ग्रुप में जब चढ़ाया जा रहा था, तो व्यक्तियों की इसी कारण से मृत्यु हो जा रही थी, है ना। तो ऐसा हो रहा था, तो बाद में पता चला कि एक अलग प्रकार का एंटीजन और होता है, उसको भी चेक करके चढ़ाना है। तो ए निगेटिव वाला है तो उसको निगेटिव वाले के हिसाब से देखना है, ठीक है, ऐसे टाइप का। तो इस प्रकार की खोज जब विनर और लैंडस्टीनर ने की तो बड़ी उनकी बड़ाई हुई थी, और इसीलिए इसको याद रखना है कि 1940 ईस्वी में लैंडस्टीनर और विनर ने क्या किया, RH फैक्टर की खोज की। और एक और बात पूछा जाता है, किस में की, है ना, किस जानवर में RH फैक्टर की खोज हुई है। तो आप लोग याद रखिएगा, रिसस नामक जो बंदर था, ठीक है, जो अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता है, उस बंदर में इस एंटीजन की खोज की गई। ठीक है दोस्तों, अब इसी बात को आपको रक्त आधान में मैं अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि रक्त आधान को तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक आप क्या करें, जब तक आप लोगों ने ये पढ़ा नहीं है, क्या नहीं पढ़ा है, ब्लड ग्रुप नहीं पढ़ा है, ठीक है दोस्तों, और RH फैक्टर नहीं पढ़ा है। तो इसीलिए मैं आपको पढ़ा रहा था। और जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया कि माता पिता के रक्त समूह के आधार पर, ठीक है, बच्चों में संभावित रक्त समूह, ऐसे प्रश्न भी बनते हैं। क्या बोला मैंने कि जो है माता पिता का जो रक्त होता है, रक्त समूह, उसके आधार पर कैसे पता लगाएंगे कि बच्चे का रक्त समूह क्या होगा, है ना, या क्या क्या हो सकता है। तो इसको पता करने का एक विधि होती है दोस्तों, है ना, एक विधि होती है जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ, और उसको जानकर आपको बहुत खुशी होगी। और मैं आपको एक प्रश्न भी दिखाऊंगा, है ना, प्रश्न दिखाऊंगा जिसमें प्रश्न कैसे पूछा जाता है आपको पढ़ के भी बताऊंगा और सॉल्व करके भी बताऊंगा। तो थोड़ा सा तो जो RH फैक्टर है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। और जैसा कि मैं तो आपको मुख्य मुख्य बातें बता ही चुका हूँ, लेकिन देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि RH रहित, है ना, मतलब RH निगेटिव कब कहा जाता है, जिनके रक्त में जो है RH फैक्टर नहीं पाया जाता है ना, उनको कहा जाता है RH रहित। और जब RH फैक्टर पाया जाता है तो उसी को RH पॉजिटिव बोलते हैं दोस्तों, पॉजिटिव, जैसा कि ऊपर में लिखा हुआ है, या RH सहित बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात है। और जैसे AB RH पॉजिटिव ऐसा ना बोलकर डायरेक्ट AB पॉजिटिव बोल दिया जाता है, और AB RH निगेटिव ना बोलकर AB निगेटिव बोल दिया जाता है डायरेक्ट, है ना, क्योंकि उसको और बोलने की ज़रूरत नहीं है। और क्या है, सामान्य व्यक्तियों को तो समझने की भी ज़रूरत नहीं है, जो डॉक्टर हैं वैसे भी समझ जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो एक विशेष प्रकार का एंटीजन होता है जिसका नाम क्या होता है, RH फैक्टर। और अधिकतर जो है RH फैक्टर सभी रक्त मतलब 86% दोस्तों, है ना, लगभग आपके 86 नहीं बोलूँगा मैं, लगभग 84% व्यक्तियों के जो है ब्लड ग्रुप में RH पॉजिटिव मतलब RH होता है, ठीक है। और लगभग 16% संसार में, दुनिया में व्यक्तियों में RH जो फैक्टर होता है वो नहीं पाया जाता है। मतलब निगेटिव ब्लड वाले, है ना, निगेटिव ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों की जनसंख्या कम है।
और मैं एक ख़ास बात आपको बता दूं कि ए बी निगेटिव वाले दुनिया में सबसे कम है, ठीक है, और ओ पॉजिटिव वाले दुनिया में सबसे अधिक है। और यहीं पर एक और ख़ास बात मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही ख़ास है, जो कि आपको सुनकर बहुत अच्छा भी लगेगा। और ये प्रश्न अभी आजकल बन रहा है, यही चलन में चल रहा है ना। जो है ओ को तो आप जान चुके हैं कि ओ ब्लड ग्रुप जो है क्या है, सर्वदाता है। लेकिन ऑप्शन में जब ओ पॉजिटिव भी आए और ओ निगेटिव भी आए तब किसे लगाएंगे दोस्तों? ओ निगेटिव को लगाया जाता है, और ओ निगेटिव ही है जो है सर्वदाता, ठीक है, यूनिवर्सल डोनर है ये। क्यों? क्योंकि इसके पास किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता है। पहले भी हम लोगों ने देखा था ना कि जो है वो ब्लड ग्रुप ओ में किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता है, मतलब ए और बी नहीं पाया जाता है। लेकिन निगेटिव लगा दिया, इसका मतलब इसमें आर एच फैक्टर भी नहीं पाया जाता है। तो बिंदास किसी भी रक्त समूह में चढ़ा दिया जाए, है ना, क्योंकि कोई डर नहीं है, किसी भी प्रकार का अलग प्रकार का एंटीजन उपलब्ध नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो इसको याद रखिएगा, ओ निगेटिव है सर्वदाता। इसी प्रकार से जो है, अगर ए बी तो सर्वग्राही है, आपको पता है ना, ए बी क्या है, सर्वग्राही है, हमको पता है। लेकिन जब ए बी पॉजिटिव भी ऑप्शन में हो, है ना, कि कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वग्राही होता है, और ए बी निगेटिव भी क्या हो, ऑप्शन में हो, और पूछा जाए कि कौन सा सर्वग्राही है या यूनिवर्सल डोनर मतलब एक्सेप्टर है, और अक्सर करके इंग्लिश में नाम दे दिया जाता है, हिंदी वाले बच्चे भी याद रखिएगा, क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, है ना, या सर्वग्राही। तो जब भी ऐसा पूछा जाएगा तो आपको लगाना कौन सा है, ए बी पॉजिटिव, ठीक है दोस्तों। तो ए बी पॉजिटिव होता है सर्वग्राही, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के क्या हैं, सभी प्रकार के एंटीबॉडीज़ हैं, मतलब एंटीजन हैं, ठीक है दोस्तों, है ना, सभी प्रकार के एंटीजन इसमें। तो इसीलिए ये क्या है, इसीलिए यह क्या है दोस्तों, सर्वग्राही है। और याद रखिएगा, ए बी पॉजिटिव और सर्वदाता ओ निगेटिव जो है, ए ब्लड ग्रुप वाला जो है किसको किसको रक्त दे सकता है और किस किस से रक्त ले सकता है, इसको हम लोग देखेंगे। उसी प्रकार से बी का भी देखेंगे, उसी प्रकार से आगे भी देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो क्या देखें दोस्तों, हम लोग सबसे पहले हम लोग देखते हैं ए को, है ना। और ए जो है दोस्तों किसको दे सकता है, ए को दे सकता है, ठीक है। और किसको दे सकता है, आपको पता है ना, ए बी जो है सर्वग्राही होता है, तो ए बी को दे सकता है ब्लड। और अगर बात करें हम लोग, अब किसकी बात करें, अब ये तो देने की बात हो गई, ले किससे सकता है, हमेशा वो जो है सर्वदाता होता है ना, तो ओ से ले सकता है, और अपने प्रकार के किसी, है ना, या अपने प्रकार के किसी ब्लड ग्रुप से ले सकता है, मतलब ए से, ठीक है, ए से। और आगे और देखते हैं हम लोग।
आगे देखते हैं दोस्तों हम लोग बी ब्लड ग्रुप का। और जो बी जो है बी वाले को ही दे सकता है और ए बी को दे सकता है, और किससे ले सकता है, बी से ले सकता है, और सर्वदाता कौन सा होता है, ओ से ले सकता है। इसी प्रकार से अगर हम लोग ए बी का देखें तो ए बी ब्लड ग्रुप वाला जो है दोस्तों आपको पता ही है कि ये भी जो है सर्वग्राही है ना। तो सर्वग्राही है तो सभी से ले सकता है, सर्वग्राही है तो सभी से ले सकता है, लेकिन देख है ना, ले सभी से ले सकता है लेकिन दे किसको सकता है ना, किसको क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, सिर्फ ए बी को डोनेट कर सकता है, सिर्फ ए बी को। तो यह बात भी बहुत महत्वपूर्ण है। और अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों ओ की। और ओ जो है दोस्तों आपको पता है कि सर्वदाता होता है। तो सर्वदाता होता है तो ये सभी को दे तो सकता है ना, लेकिन ले किससे सकता है ना, ले किससे सकता है, सिर्फ ओ से। तो ये बात है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हमने कवर कर ली हैं। चलिए दोस्तों मैं आपको लगे हाथ बता देता हूँ कि माता पिता से बच्चों का रक्त समूह कैसे ज्ञात करते हैं, है ना, और प्रश्न कैसे बनता है। तो आपको मैं प्रश्न दिखा रहा हूँ दोस्तों। चलिए पहले बता देता हूँ कि कैसे ज्ञात करते हैं, है ना, फिर प्रश्न दिखाऊंगा। दोस्तों जैसे माता का ब्लड ग्रुप है ए, पिता का है बी। अब बच्चे का कौन सा ग्रुप होगा या हो सकता है, तो देखिए दोस्तों ए बी है ना, इसके सामने मैं 0 लगा दूं तो चलेगा ना। और 0 क्या होता है दोस्तों, 0 ब्लड ग्रुप क्या होता है, वो होता है ना, मैंने बताया ना आपको। तो इसको याद रखिएगा, डबल करना पड़ता है। अगर ए बी रहता ना एक साथ तो उसमें क्या है, ए बी रहता तो दो दो के पेयर में रहते तो हमको कुछ भी सामने लगाना नहीं पड़ता, लेकिन इसमें कुछ नहीं था तो हम लोगों ने 0 लगा दिया। अब देखिए एक का ओ लेते हैं, तब दूसरे का और कुछ भी लेते हैं तो ओ ले लेते हैं इसमें। अब इसका ओ लेते हैं और इसका बी लेते हैं, ठीक है, इसका ए लेते हैं और इसका ओ लेते हैं, और इसका हम लोग अब ए और बाकी है तो ए ले लेते हैं और इसका जो है बी ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ओ 0 0 करके तो 0 ही हो जाएगा, और ये 0 का तो कोई मतलब नहीं, बी लिख दो। यहाँ पर भी 0 का कोई मतलब नहीं, ए लिख दो। और यहाँ तो ए बी है तो ए बी का ए बी ही रहेगा, ठीक है। तो देख रहे हैं कि ओ का भी जन्म ले सकता है बच्चा, बी का भी जन्म ले सकता है, ए का भी जन्म ले सकता है, ऐसे ज्ञात करते हैं ना। और ए बी का भी जन्म ले सकता है। तो इन प्रकार के बच्चों का जन्म हो सकता है, मतलब इन प्रकार के ब्लड ग्रुप वाले बच्चों का जन्म हो सकता है। और देखिए दोस्तों 4 भाग है ना, मतलब 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप आ रहे हैं, तो सबका 25-25% चांस है कि ओ हो सकता है। एक तो 25% चांस है, एक तो बी ब्लड ग्रुप वाला बच्चा हो सकता है, इसका भी 25% चांस है। उसी प्रकार से ए बी का भी 25% चांस है। तो ऐसे आपको बताना पड़ेगा, अगर आपसे पूछा जाएगा कि ए बी ब्लड ग्रुप वाले बच्चे के जन्म लेने की संभावना कितनी है, तो आपको परसेंट दिया रहेगा 25%, उसमें आपको टिक करना रहेगा। तो आपके सामने मैं आप प्रश्न दिखाता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है, और ज्ञात कैसे करना है मैंने आपको बता ही दिया है। और इस बार प्रश्न के साथ और समझाऊंगा तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा दोस्तों, और याद ही हो जाएगा कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों प्रश्न लिखा हुआ है, ए रक्त समूह वाले पुरुष का विवाह यदि ए बी रक्त समूह वाली महिला से होता है तो कितने प्रतिशत संतानों का रक्त समूह ए बी होगा। तो क्या बोला जा रहा है दोस्तों, मैं चलिए आपके लिए बना देता हूँ। वैसे तो बनाकर मैंने शो किया ही हुआ है, लेकिन मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ, ठीक है, इससे ज़्यादा समझ में आएगा आपको। तो दिया हुआ है ए रक्त समूह वाले पुरुष, ठीक है, इसका विवाह हमने करा दिया एक महिला से जिसका क्या है, रक्त समूह क्या है, ए बी है। और देखिए ये तो जोड़े में है ए बी, तो इसमें कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन यहाँ पर हमको 0 लगाना पड़ेगा।
तब ये डबल बनेगा। और 0 का मतलब आप लोग जानते ही हैं, ब्लड ग्रुप ओ है। और चलिए देखते हैं क्या क्या बन सकता है। तो कैसे निकालते हैं, पहले इसमें का 1 लेते हैं, उसमें का 1 लेते हैं, ठीक है, इसमें का 1 लेते हैं, इसमें का है, चलिए बी लेते हैं। अब इसमें से ए लेंगे, इसमें का ए ले लेते हैं, इसमें का ए ले लेते हैं, चलिए नीचे लिख देता हूँ मैं ए, और इसमें का बी। तो देख रहे हैं दोस्तों, ओ मतलब होता है, मतलब 0 का मतलब तो कुछ लिया ही नहीं जाता है, तो यहाँ पर ए आ गया। और यहाँ से भी उसी प्रकार से बी निकल जाएगा, ए मिलकर क्या बन जाएगा, ए ही बन जाएगा। और लास्ट में है आपका ए बी। और इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि इस प्रकार हमको समझ में आ गया है दोस्तों कि 25%, ठीक है, 25% जो है ए बी ब्लड ग्रुप वाले संतान होने की संभावना है, ठीक है। और इस 25% को मैंने आपके जो है एक पेज जो लगाया है मैंने, उसमें भी मैंने लिख के रखा है 25% संभावना। तो ऐसे प्रश्नों को बनाना है दोस्तों, ठीक है। अब मैं आगे आपको रक्त आधान के बारे में भी बताऊंगा, और रुधिर दाब एक टॉपिक हमारा बाकी है, उसमें से एकदम इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको जल्दी जल्दी बताता हूँ। तो मुझको लगता है कि आपको डिटेल से मैं पढ़ा ही दूँ, ताकि आपको क्या है शाब्दिक अगर प्रश्न आए तो आप लोग सॉल्व कर पाएँ, है ना। कम से कम मैं इसको तो डिटेल से जो लिखा हुआ है वो उसको पढ़कर बता दूँ, है ना। तो चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक ख़ास बात आपको बताता हूँ। जो रुधिर दाब है, ब्लड प्रेशर, वो सबसे पहले किस जानवर में ज्ञात किया गया था, घोड़े में, ठीक है, घोड़े में। और किस वैज्ञानिक ने, तो वैज्ञानिक का नाम था दोस्तों हेल्स। क्या नाम था, हेल्स, ठीक है। अगर कभी पूछा जाए तो बता दीजिएगा, ठीक है। अब चलिए पढ़ते हैं। और रुधिर दाब को ही ब्लड प्रेशर कहा जाता है या रक्तचाप कहा जाता है। तो दोस्तों आखिर एक्चुअली होता क्या है, चलिए मैं पढ़ के आपको बताता हूँ। और हृदय के संकुचन से, हृदय क्या है, एक थैली जैसी है ना, तो जब संकुचित होगी तो जब धमनियों से रक्त निकलेगा तेज़ी से, तो धमनियों की दीवारों पर एक प्रेशर बनेगा ना, और उसी संकुचन प्रेशर को, है ना, उसी दाब को क्या कहते हैं, उसी संकुचन दाब को रुधिर दाब कहते हैं दोस्तों। धमनियों की जो दीवार पर पड़ती है दाब, है ना, धमनियों के दीवारों पर पड़ने वाले दाब को रुधिर दाब कहते हैं। और किसके संकुचन से पड़ रहा है, हृदय के संकुचन से। तो इस संकुचन दाब को ही क्या कहते हैं, रुधिर दाब कहते हैं वास्तव में, ठीक है। तो वास्तव में तो धमनियों पर संकुचन के समय भी दाब लगता होगा, है ना, और जब फैलती होगी हृदय तब भी दाब लगता होगा, लेकिन संकुचन दाब अधिक होता है, ठीक है दोस्तों। तो रुधिर दाब किसको कहते हैं, धमनियों की दीवारों पर पड़ने वाले दाब को कहते हैं। और इस दाब को संकुचन दाब कहते हैं, बोल रहे हैं, ये गलत बोल रहा है। क्यों गलत बोल रहा है, संकुचन के समय भी दाब लगता है ना, दबाव पड़ता है। और जब संकुचन नहीं होती है ना हृदय, तब भी तो रक्त बहते रहते हैं ना, तो हल्का दबाव रहता है। जो 80 है वो जब फैलता है हृदय तब होता है ना, जो 80 आता है ना, आपको पता होगा कि 120/80 जो है रुधिर दाब होता है। तो इसमें का जो पीछे है 80, ठीक है, ये जब हृदय फैलती है तब का दाब है। तो ये जो संकुचन दाब, इस दाब को संकुचन दाब कहते हैं। ऐसा ना बोलकर मैं आपको बोलता हूँ कि जब हृदय जो है संकुचित होती है ना, तब जो दाब बनता है धमनियों की दीवारों पर, उसको संकुचन दाब कहते हैं। लेकिन जो रुधिर दाब है वो तो जब हृदय संकुचित होती है तब भी लगता है, जब अनुशीतलित होती है तब भी लगता है, ठीक है। तो संकुचन दाब को दोस्तों क्या बोलते हैं, पायो की भाषा में यह याद रखिएगा, सिस्टोलिक बोलते हैं। सिस्टोलिक दाब या सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है,
जब हृदय सिकुड़ती है या संकुचित होती है तब धमनियों पर लगने वाले दाब। ठीक है दोस्तों, और अब आगे हम लोग चलते हैं। और यह संकुचन जो दाब है दोस्तों उतना ही होता है जितना कि 120 मिलीमीटर पारे के स्तंभ द्वारा उत्पन्न होता है। यह संकुचन दाब कितना होता है? 120 मिलीमीटर पारे के स्तंभ द्वारा जितना उत्पन्न दाब होता है उतना होता है। इसीलिए जो है आपको जब रुधिर दाब देता है ना, तो रुधिर दाब 120/80 क्या लिखा रहेगा, और आगे mmHg। इसका मतलब क्या है? mmHg। इसका मतलब ये है कि मिलीमीटर पारा जो होता है, पारा मतलब Hg, इसी को इंग्लिश में मरकरी कहते हैं। Hg किसके लिए लिखा जाता है? पारे के लिए। ठीक है दोस्तों, तो mmHg लिखा रहता है 120/80। तो ये किसको दर्शा रहा है कि 120 मिलीमीटर और 80 मिलीमीटर पारे के स्तंभ द्वारा जितना दाब उत्पन्न होता है वही दाब इस समय उत्पन्न होता है। ठीक है, तो संकुचन दाब तो हमने देख लिया 120 मिलीमीटर। अगर आपको अलग से पूछा जाए कि हृदय का संकुचन दाब, ठीक है, तब आपको क्या बताना है? 120 मिलीमीटर। और अगर पूछा जाए कि जब हृदय जो है क्या होती है? फैलती है, तब उसका अनुशीतलन दाब क्या होता है? यह पूछा जाए तब उसको बताएंगे हम लोग 80 मिलीमीटर पारे के स्तंभ द्वारा जितना उत्पन्न दाब होगा उसके बराबर होता है। इस प्रकार से एक स्वस्थ मनुष्य, ठीक है दोस्तों, अतः लिखा हुआ है एक स्वस्थ मनुष्य में संकुचन और अनुशीतलन दाब अर्थात रुधिर दाब, अगर लिख कर दे दिया जाए कि संकुचन और अनुशीतलन दाब बताइए तो बहुत से लोग घबरा जाएंगे। वास्तव में वह रुधिर दाब या ब्लड प्रेशर ही पूछ रहा है। तो आप लोग बताएंगे 120/80 और सामने लिखा रहेगा mmHg। ठीक है दोस्तों, और ये तो ठीक है, लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है देखिए। विभिन्न जो व्यक्तियों में क्या होता है रुधिर दाब, उम्र, लिंग से भी डिसाइड होता है, अनुवांशिकता, शारीरिक एवं मानसिक स्थिति से भी डिसाइड होता है, तथा अन्य कई कारणों से अलग अलग होता है। ठीक है, तो 120/80 जो है औसत है, सामान्य जो मनुष्य होते हैं उनका औसत है। बाकी तो ये जो है एकदम करेक्ट आपको इतना नहीं मिलेगा, जब चेक कराएंगे तो कुछ ऊपर नीचे रहेगा। लेकिन जब क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना तब उसको बीमारी कहते हैं, और जब बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तब भी उसको बीमारी कहते हैं। और किस अवस्था में, मतलब उच्च रक्तचाप की अवस्था में कितना होता है ब्लड प्रेशर, यह भी आपसे पूछा जाता है। और जब ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तब रक्तचाप कितना होता है, यह भी पूछा जाता है, जो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, मैंने आपको पढ़ के बताया कि विभिन्न व्यक्तियों में जो है अलग अलग स्थिति में अलग अलग होता है, मतलब हो सकता है। तो क्या है कि ऐसा आपको जब प्रश्न आएगा ना, तो शाब्दिक जब प्रश्न बनेगा तब ऐसा प्रश्न आपको पूछ सकता है, सत्य असत्य वाले प्रश्न में। ठीक है, तो ऐसा लिखा रहेगा जब भी कि अलग अलग उम्र है ना, लिंग, अनुवांशिकता और ये सब दिया रहेगा, शारीरिक एवं मानसिक। और देखिए कोई भी एक टॉपिक उठा सकता है वो, है ना, कि वो लिख देगा कि विभिन्न व्यक्तियों में अनुवांशिकता के कारण अलग अलग हो सकता है रुधिर दाब। तब क्या होगा, तब आपको सत्य लगाना होगा दोस्तों, है ना। तो इसी कारण से मैं पढ़ के बता रहा हूँ इतने डिटेल से कि प्रश्न जब बनेगा तो आपसे सॉल्व हो जाए। और चलिए आगे देखते हैं हम लोग। एक प्रश्न बनता है कि रुधिर दाब को मापने के उपकरण का क्या नाम है। ठीक है, तो रुधिर दाब दोस्तों
मापने का जो यंत्र होता है उसका जो नाम है वो मैं आपको बताता हूँ डायरेक्ट, और आपके सामने लिखा ही हुआ है स्फिग्मोमैनोमीटर। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्फिग्मोमैनोमीटर। तो यह उपकरण जो दोस्तों रुधिर दाब को मापता है। ठीक है, तो रुधिर दाब की माप एक विशेष उपकरण द्वारा की जाती है और यह उपकरण स्फिग्मोमैनोमीटर है। क्या है? स्फिग्मोमैनोमीटर है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत बार पूछा गया है आपसे, याद रखिएगा। रक्तचाप या रुधिर दाब मापने का यंत्र है स्फिग्मोमैनोमीटर। और चलिए आगे पढ़ते हैं जल्दी से। यदि कोई व्यक्ति लगातार उच्च रुधिर दाब से पीड़ित है, मतलब कितना चले गया है, 150 90 चला गया है दोस्तों, देखिए है ना, ये तो सामान्य अवस्था नहीं है ना। 120 अगर होता या चलिए 140 तक भी चले जाता है ना तो उसको सामान्य हम लोग मान लेते हैं, लेकिन ये चले गया है 150 में दोस्तों, है ना। और नीचे का देखिए ज़्यादा नहीं बढ़ा है, लेकिन फिर भी 90 में चले गया है। तो ये जो है हाइपरटेंशन की अवस्था है। हाइपरटेंशन मतलब उच्च रक्तचाप। तो आपको डायरेक्ट पूछ सकता है कि हाइपरटेंशन में रक्तचाप कितने के पास चले जाता है, तब आपको रुधिर दाब बताना पड़ेगा उस अवस्था में 150/90। और दोस्तों आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, उच्च रुधिर दाब जो है के लिए क्या जिम्मेवार होता है। अधिक भोजन कोई लगातार कर रहा है, या भय है उसको, चिंता है, दुख आदि ज़्यादा हो गया है। तो ये जो है मुख्य कारक हैं किसके? हाइपरटेंशन के। और हाइपरटेंशन की अवस्था में कभी कभी रक्तवाहिनियाँ फट जाती हैं, जिनसे आंतरिक रक्तस्राव हो जाता है और इससे मृत्यु भी हो सकती है ना। कोई विशेष स्थान का अगर रक्त निकलने लगे अंदर ही अंदर तो मृत्यु हो सकती है ना। और सबसे खतरनाक तब हो जाता है जब हृदय आघात हो जाता है ना। इसके कारण जब हृदय का कोई रक्त वाहिनी फट जाए, है ना, इसके कारण हृदय की कोई रक्त वाहिनी फट जाए ना, तो इसी को तो हृदयघात कहते हैं ना। तो क्या हो जाता है, क्या मृत्यु हो जाती है मनुष्य की। जब हृदयघात हो जाता है ना तो मृत्यु की संभावना एकदम बढ़ जाती है। और पहले हार्ट अटैक में तो उतना चांस रहता है कि बच जाएगा, लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा मरने की संभावना रहती है। तो इसके कारण कभी कभी हृदयघात भी हो जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हाइपरटेंशन में हृदयघात होता है कि हाइपोटेंशन में, है ना, कम रक्तचाप में, तो आप बताएंगे उच्च रक्तचाप में होता है। ठीक है, और इसको बोलते हैं दोस्तों, हाइपरटेंशन को दोस्तों साइलेंट किलर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइलेंट किलर। ठीक है, क्योंकि कभी भी हार्ट अटैक आ जाता है, कभी अचानक से हार्ट फेलर हो जाता है, पता ही नहीं चलता है कब जो है इंसान मतलब ऊपर चले जाता है ना। तो इसीलिए हाइपरटेंशन को बोलते हैं साइलेंट किलर। तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन से रोग को साइलेंट किलर कहते हैं, तो आप लोग बताएंगे हाइपरटेंशन। ठीक है, और आगे पढ़ते हैं। हाइपरटेंशन के कारण जब मस्तिष्क की रक्त कोशिकाएं फट जाती हैं दोस्तों, तब मस्तिष्क को रक्त और उसके साथ ऑक्सीजन तथा उचित पोषण नहीं मिल पाता है। इससे क्या होता है? इससे मस्तिष्क सामान्य रूप से काम करना बंद कर देता है दोस्तों। ठीक है, तो देख रहे हैं कितना खतरनाक हो सकता है हाइपरटेंशन। तो इसीलिए हमको क्या है, भय, चिंता, दुख आदि से मुक्त रहने की कोशिश करनी है, क्योंकि इन्हीं से तो होता है ना। इन्हीं से क्या होता है? हाइपरटेंशन। कम से कम अधिक भोजन ना किया जाए, कम भोजन किया जाए। ठीक है, लगातार अधिक भोजन करने से भी हाइपरटेंशन होता है। और हाइपरटेंशन को ही क्या कहते हैं? हाई ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप। और इस अवस्था में रुधिर दाब को याद रखिएगा। और मैं आपको बताता हूं दोस्तों, निम्न रुधिर दाब में कितना होता है।
कितना होता है आपका रुधिर दाब। तो निम्न रक्तचाप पर रुधिर दाब आपका होता है 100/50। देख रहे हैं, तो 120 जो होता है ना वो 100 में चले जाता है। तो 100 में चले गया मतलब जो है कम हो गया ना। और अगर 10, चलिए 10 कम होता, चलो 110 होता, तब भी उसको नॉर्मल माना जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ डायरेक्ट 20 कम हो गया है। और नीचे वाला तो देखिए कुछ ज़्यादा ही कम हो गया है ना। 80 से डायरेक्ट 30 हो गया है, ये मतलब 30 कम हो गया है। तो इस प्रकार से आपको पूछा जाएगा अगर निम्न रुधिर रक्तचाप पर रुधिर दाब कितना होता है, तो आप लोग बताएंगे 100/50 mg/H, सॉरी mmHg, ठीक है। क्या बताएंगे? mmHg। और क्या है मैंने आपको बताया, मिलीमीटर, और Hg क्या है? पारा है। तो दोस्तों एक बात और याद रखिए, ये जो कम रक्तचाप है या निम्न रक्तचाप है, इसी को हाइपोटेंशन बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं? हाइपोटेंशन। और उच्च रक्तचाप को हाइपरटेंशन बोलते हैं, जो कि हम लोग पढ़ ही चुके हैं। तो हाइपोटेंशन बोलते हैं, याद रखिएगा। और दोस्तों इसी निम्न रक्तचाप को या लो ब्लड प्रेशर को हाइपोटेंशन कहते हैं, है ना। हाइपोटेंशन याद रखिएगा। और हाइपोटेंशन में आपको रुधिर दाब पूछेगा जब भी, तो बताइएगा 100/50 HHmg होता है, सॉरी mmHg होता है। और आपको जो है शाब्दिक प्रश्न निश्चित तौर पर बनने की संभावना है इस बार एसीएफ में। और वो इस प्रकार के बहुत सारे ऑप्शन आपको देगा कि हाइपोटेंशन में जो है रुधिर दाब इतना होता है। तो अगर आपको पता रहेगा तभी तो आप सत्य और असत्य में भेद कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अपना लास्ट टॉपिक आज का ख़त्म करते हैं। आज मैंने रुधिर बैंक के बारे में आपको नहीं बताया है, लेकिन वहाँ भी बढ़िया टॉपिक है और सिलेबस में दिया हुआ है। तो मैं सोच रहा हूँ दोस्तों कि उसका मैं प्रश्न बनाऊँ, डायरेक्ट 10-15 प्रश्न, मस्त प्रश्न मैं निकाल के आपको दूंगा और आपको बहुत मज़ा आ जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है वहाँ भी। और आज हम लोग अपना लास्ट जो टॉपिक है वो देख लेते हैं। रक्त आधान भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है, तो चलिए पढ़ते हैं मनुष्य में रक्त आधान। और देखिए दोस्तों, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है रक्त आधान में। रुधिर बैंक में कुछ ज़्यादा आपको साइंटिफिक प्रश्न मिलेंगे। इसमें तो सिंपल सी बात है जो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में है। तो मनुष्य में दोस्तों रक्त आधान, और इसी को दोस्तों देखिए इंग्लिश में क्या बोलते हैं, याद रखिएगा। कभी कभी इंग्लिश में भी जो हिंदी वाले बच्चे हैं ना, उनको परेशान करने के लिए दे देता है, ट्रांसफ्यूज़न बोलते हैं, है ना, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। तो इसी को क्या बोलते हैं? रक्त आधान। मनुष्य के रुधिर वर्गों में सामान्यतः कोई भी रक्त अभिश्लेषण नहीं होता। तो जो रुधिर वर्ग होते हैं दोस्तों, ए बी जो हमने पढ़े, उनमें क्या होता है? सामान्यतः कोई भी रक्त अभिश्लेषण। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि आपस में जो है रक्त के जो भाग हैं नहीं जुड़ते हैं। जैसे आरबीसी होता है ना, डब्ल्यूबीसी होता है, ये आपस में जुड़ते नहीं हैं। इसी को क्या कहते हैं? कोई भी रक्त अभिश्लेषण नहीं होता है, ठीक है। इसका कारण यह है कि किसी भी रुधिर वर्ग में अनुरूप एंटीबॉडी एवं एंटीजेंस उपस्थित नहीं होते, ठीक है। अनुरूप का क्या है? जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करें, एक दूसरे से जुड़ जाएं, ठीक है। तो ऐसे जो है एंटीबॉडी एवं एंटीजेंस उपस्थित नहीं होते हैं किसी भी ब्लड ग्रुप में, ठीक है दोस्तों। तो इसी कारण से वो क्या है? आपस में चिपकते नहीं हैं। अगर चिपक जाएं तो जीवन खराब हो जाएगा, है ना, अर्थात मृत्यु हो जाएगी किसी भी मनुष्य की। तो इसी को और आगे में डिटेल से बता रहा है कि अर्थात एंटीजन ए के साथ एंटीबॉडी ए नहीं होता है ना। एंटीजन ए के साथ एंटीबॉडी बी होता है, आपको पता है। अगर एंटीबॉडी ए हो जाए तो काम ख़त्म ही हो जाए, ठीक है।
और उसी प्रकार से एंटीजन बी के साथ एंटीबॉडी बी नहीं होता है। ठीक है, यदि किसी रुधिर वर्ग के रक्त को किसी ऐसे रुधिर वर्ग के रक्त में मिश्रित कर दिया जाए जिसमें अनुरूप एंटीजन्स एवं एंटीबॉडीज उपस्थित हैं, तब हो जाएगी गलती, है ना। क्योंकि क्या हो जाएगा, जैसे ब्लड ग्रुप ए को ब्लड ग्रुप बी में चढ़ा दिया तो उसमें तो अनुरूप जो हैं वो मिल जाएंगे एंटीजन्स और एंटीबॉडी, तब आपस में चिपक जाएंगे और सेकंड्स में मनुष्य की मृत्यु हो सकती है, क्योंकि ब्लॉक हो जाएगा ना, जो है परिवहन तंत्र ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ऐसा नहीं होता है कि जो ब्लड ग्रुप ए है उसको ब्लड ग्रुप बी वाले में चढ़ा दिया जाए। ठीक है, इसीलिए ध्यान रखा जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसी बात को आपको बताने के लिए इसको सिलेबस में जहाँ तक डाला गया है। और देखिए लिखा हुआ है कि जिसमें अनुरूप एंटीजेंस एवं एंटीबॉडीज उपस्थित हैं तब रक्त की लाल कोशिकाओं का अभिश्लेषण हो जाएगा। ये देखिए, तब रक्त की जो है लाल कोशिकाओं का अभिश्लेषण हो जाएगा। अगर क्या है कि हम लोग पढ़ रहे थे कि जिसमें अनुरूप एंटीजेंस एवं एंटीबॉडीज है ना, बॉडीज़ है ना उपस्थित हैं, अगर ठीक है ऐसे रक्तों को मिश्रित कर दिया जाए जिनमें अनुरूप एंटीजेंस एवं एंटीबॉडीज़ ठीक है उपस्थित हैं, तब रक्त की लाल कोशिकाओं का अभिश्लेषण हो जाएगा। जो कि उदाहरण देखिए, उदाहरण भी दिया हुआ है जो कि मैंने आपको उदाहरण से बता ही दिया है, और पहले मैंने आपको पढ़ा दिया है कि रक्त वर्ग ओ के दानकर्ता के है ना, दानकर्ता को सार्वभौमिक दानकर्ता कहते हैं। क्यों कहते हैं मैंने आपको बता दिया है। उसी प्रकार से नीचे लिखा हुआ है कि इसी प्रकार रक्त समूह है ना ए बी का, ठीक है, ए बी को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता या ग्राही कहते हैं। यह भी मैंने आपको बता दिया है क्यों कहते हैं। तो यही चीज़ इसमें आगे बताई गई है, और इसको स्पेशली इसमें इसलिए लिखा गया है दोस्तों कि यह बताना चाहता है कि रक्त वर्ग ओ वाले है ना, ओ वाले जो ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से है ना, रक्त ग्रुप या रक्त समूह ओ वाले व्यक्ति से रक्त किसी भी और व्यक्ति में आधान किया जा सकता है। आधान मतलब रक्त चढ़ाया जा सकता है। ठीक है तो रक्त आधान किया जा सकता है किसी भी व्यक्ति में। उसी प्रकार से ए बी जो है वो किसी भी व्यक्ति से रक्त आधान कर सकता है, मतलब उसमें किसी भी व्यक्ति से रक्त को चढ़ाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा जो है लेसन ख़त्म हुआ दोस्तों, और ये अंतिम पार्ट था परिवहन तंत्र का। और बाकी के पार्ट देखने के लिए आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं। उसको मैंने एकदम डिटेल से पढ़ाया है और बहुत अच्छे से पढ़ाया है। ठीक है, हार्ड को भी मैं पढ़ा चुका हूँ बहुत अच्छे से, और हर प्रकार के प्रश्न मैंने उसमें डाले हैं। तो ज़रूर देखिएगा, और अगर हो सके तो लाइक कीजिएगा दोस्तों, शेयर कीजिएगा, और जो नए बच्चे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को। छत्तीसगढ़ की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है हमारा, और बहुत कुछ छत्तीसगढ़ से हम लोग पढ़ा चुके हैं, और एसएफ की भी कुछ हद तक हम लोगों ने तैयारी करवा दिया है, और ख़ास करके छत्तीसगढ़ हम लोग पढ़ा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ के बारे में जिनको विशेष रूप से पढ़ना है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।